हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लॉजिकल ज्ञान। और आज का हमारा टॉपिक है उदारवाद। तो आज हम उदारवाद के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं कि उदारवाद होता क्या है, इसकी क्या विशेषता है, कैसे इसका जो है उदय हुआ और उदय होने के क्या कारण थे। ठीक है, उसके बाद हम इसके जो है कितने पार्ट्स हैं उदारवाद के, वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उदारवाद क्या है? उदारवाद जो है एक लैटिन शब्द है लिबर, उससे बना हुआ है उदारवाद। ठीक है, और लिबर शब्द का मतलब होता है स्वतंत्रता या फिर आज़ादी। अब इसकी जो है बेसिक डेफिनेशन की अगर बात करें तो सामाजिक प्रगति को जो है पूर्ण स्वतंत्रता देकर आगे बढ़ाना या फिर बढ़ावा देना। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? उदारवाद कहते हैं। सिंपल शब्दों में कहूँ तो समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमें पूर्ण स्वतंत्रता यानी पूरी आज़ादी की ज़रूरत होती है। अगर हमारे पास पूरी आज़ादी है तो ही हमारा जो है समाज का जो है विकास हो सकता है, प्रगति हो सकती है। ये इसकी जो है सिंपल सी एक डेफिनेशन। मुख्य विचारधारा की बात करें तो सत्ता विरोधी। ठीक है, यानी कि कोई भी सत्ता जो है इस कदर नहीं होनी चाहिए कि वो जो है व्यक्ति पर हावी हो जाए, तो उसका विरोध करती है। व्यक्ति विरोधी होती है, यानी किसी एक व्यक्ति का शासन नहीं होना चाहिए, इसके लिए विरोध करती है। लोकतंत्र होना चाहिए, धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए, धर्म और राज्य अलग अलग होने चाहिए, कानून का शासन होना चाहिए, मानव का अधिकार होना चाहिए और राजनीतिक शक्ति। इनके लिए क्या करते हैं? ये खुले रूप से संघर्ष करने के लिए रेडी रहते हैं, तैयार रहते हैं, उदारवाद को जो मानते हैं या उदारवाद विचारधारा वाले। ठीक है, अब आते हैं उदारवाद से पहले। अगर उदारवाद से पहले की बात करें, ठीक है, तो पहले आता था समांतवाद। और समांतवाद जो था इसमें क्या होता था? राजा और चर्च यानी कि चर्च के जो पादरी लोग थे, ठीक है, वो सब मिलके क्या करते थे? राज्य को चलाते थे। और वहाँ पे क्या होता था? किसी व्यक्ति को जो है महत्व दिया जाता था। इन सभी अंधविश्वास के कारण क्या हुआ? लोगों ने जो है विरोध करना शुरू कर दिया। ठीक है, विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ? पूर्ण जागरण आया। लोगों के जो है बुद्धि का विकास हुआ और बुद्धि के विकास होने के कारण ही क्या हुआ? लोग जो है उदारवाद की ओर बढ़ने लगे। तो अब बात करते हैं इसके मेन थिंकर की। ठीक है, तो सबसे मेन थिंकर आता है इसमें जॉन लॉक। ठीक है, उसके बाद हब्स, जे.एस. मिल, जॉन रॉल्स, हायाक और रूसो। बेसिकली ये इनके जो है मेन थिंकर है। सबसे ज़्यादा मेन जिसकी हम बात कर ले वो है जॉन लॉक। इसको जो है उदारवाद का कर्ता धर्ता माना जाता है, मतलब जिसने पूरी रायता जो फैलाया है इसमें मतलब उदारवाद का जिसने उदारवाद के लिए जितने भी विचार दिए हैं उसमें मेन आता है जॉन लॉक। ठीक है, जॉन लॉक क्या है? जॉन लॉक कहता है कि राज्य व्यक्ति के अधिकार की रक्षा करने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, और इसमें सबसे मेन जो राइट्स की वो बात करता है वो 3 राइट्स की बात करता है। पहला जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। इन तीनों के अधिकारों की वो बात करता है और कहता है कि राज्य जो है व्यक्ति के इन अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए जो है बनाए गए हैं। अगर कोई भी राजा इसकी सुरक्षा नहीं कर पाता है तो उसे जो है हटा देना चाहिए, उसे जो है शासन करने या फिर राजा बनने का कोई अधिकार या हक नहीं है। ये कहना है जॉन लॉक का। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। अगले जो विचारक है वो है लास्की। अब लास्की ने क्या कहा है वो पढ़ते हैं। तो मानव स्वभाव को अधिक महत्व देता है ये, बजाय कि किसी समुदाय को या फिर राज्य को या फिर राजा के। ठीक है, ये क्या करता है? मेनली मानव का जो स्वभाव है उस पर जानता है, बजाय समुदाय, राज्य और राजा। जे.एस. मिल ने जो है उदारवाद पर एक किताब लिखी थी। ठीक है, जिसमें उन्होंने जो है राज्य के कल्याणकारी कार्य पर जो है बल दिया था कि राज्य के कल्याणकारी कार्य क्या होने चाहिए और कैसे होने चाहिए, उस पर जो है उन्होंने बल लिखा था। सेम टी.एच. ग्रीन ने भी इसी बात पर जो है बल दिया है कि राज्य कल्याणकारी कार्य किस तरीके का होना चाहिए और राज्य को कल्याणकारी कार्य जो है करना चाहिए, उस पर उन्होंने जो है अपने विचार दिए हैं। उदारवाद का विकास कैसे हुआ? तो उदारवाद के विकास के लिए 3-4 मेन पॉइंट्स है, वो हम डिस्कस करते हैं। पहला है पूर्ण जागरण।
14वीं शताब्दी यानी 14 सेंचुरी में जो है कुछ जो पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, मिलकर एक साहित्य लिखा, बुक लिखी, ठीक है, और उसे पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने जो है ताकि ताकि क्या कर सके, लोग जो है अपनी सोच के अकॉर्डिंग राज्य में जो है बदलाव ला सके, ठीक है। जिससे क्या हुआ, बदलाव लाने के लिए लोगों ने क्या किया, विद्रोह करना शुरू कर दिया। विद्रोह करने के कारण क्या हुआ, लोग जो है उदारवाद की ओर जाने लगे, उदारवाद की ओर अग्रसर होने लगे। सेकंड पॉइंट आता है हमारा धर्म सुधार। पहले क्या होता था कि जो चर्च जो था, ठीक है, यानी चर्च में जो पादरी लोग होते थे वही राज्य को चलाते थे। लेकिन आपने सुना होगा कि मार्टिन लूथर आने के बाद उन्होंने जो है ये धर्म और राज्य का जो है उन्होंने अलग अलग किया कि धर्म जो है ना तो राज्य के कार्य में हस्तक्षेप करेगा और ना ही जो राज्य है वो धर्म के कार्य में जो है हस्तक्षेप करेगा। तो उनके विरोध के कारण ही क्या हुआ, धर्म और राज्य अलग अलग हो गए। अब है हमारा औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति से पहले क्या होता था कि जितनी भी चीज़ें होती थी वो सारी क्या होती थी, कृषि प्रधान होती थी। मतलब पूरा जो हमारा एक देश, जो हमारा राज्य था वो पूरा कृषि प्रधान था, ठीक है। बट जैसी मानव की बुद्धि विकसित हुई, ठीक है, डेवलप होना शुरू हुआ, उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने जो है मशीन के द्वारा जो है काम करना शुरू कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति आई और लोगों का जो है आर्थिक जो विकास है वो बढ़ा, ठीक है, उदारवाद की ओर अग्रसर हुए। लेकिन इससे ये एक नेगेटिव इफ़ेक्ट भी हुआ कि अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो बढ़ गई, क्योंकि अमीर ज़्यादा अमीर हो गया और गरीब और ज़्यादा गरीब हो गया। तो बेसिकली ये था। अब पढ़ते हैं उदारवाद का जो उदय हुआ उसके क्या कारण रहे। तो पहला तो देखो, समाजवाद का जो है कमज़ोर पड़ना, यानी जितने भी हमारे ज़मींदार थे, ठीक है, उन लोगों का जो है कमज़ोर पड़ना, ठीक है। ज़मींदार का कमज़ोर पड़ना क्या कहने का मतलब ये है कि ज़मींदार ना रहकर क्या ज़्यादातर व्यापारी जो लोग थे उनकी तरफ ज़्यादा वो हो गए, अग्रसर हो गए। दूसरा है पूंजीवाद का उदय। व्यापारिक वर्ग के आने से क्या हुआ, उत्पादन में बढ़ोतरी हुई और लोग जो है क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति की ओर बढ़ गए, जिससे पूंजीवाद का उदय हुआ। और अब क्या हुआ कि अब जो है कच्चे माल से ज़्यादा लोग जो है उत्पादन करने पे जो है ज़्यादा विश्वास करने लगे, क्योंकि उत्पादन करने से ज़्यादा इनकम होती थी। लेकिन ज़्यादा इनकम तो होती थी, लेकिन सभी लोग उत्पादन करने लगे, तो ये क्या हुआ कि कच्चे माल की ज़्यादा आवश्यकता होने लगी, जिससे क्या हुआ, जितने भी यूरोप के जो देश थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो कमज़ोर देश है जहाँ पर कच्चा माल अधिक मात्रा में था वहाँ पर जो है क्या किया, कब्ज़ा करना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ, आक्रोश उत्पन्न हो गया। अब बात करते हैं, देखिए उसके बाद क्या राजसी क्रांति हुई। उस टाइम जो है पॉलिटिक राइट्स की जो है बात उठी, ठीक है। उसी टाइम क्या हुआ, लोगों ने जो है अपने अधिकार के लिए, अपने वोट के अधिकार के लिए जो है आवाज़ उठाना शुरू कर दिया, विरोध करना शुरू कर दिया। इसके बाद जो है उदारवाद ने एक अलग ही रुख अपना लिया। तो सबसे पहली बार जो राइट्स की बात चली थी वो 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई, वहाँ से जो है राइट्स की बात होनी शुरू हो गई। इससे पहले भी कई क्रांति हुई थी, जैसे अमेरिका में जो क्रांति हुई थी, ठीक है, बट मेनली ये है। इसके बाद से जो है सभी ने पॉलिटिक्स राइट्स की बात करना जो है शुरू कर दी। उदारवाद की विशेषताएं क्या क्या है, तो उदारवाद की विशेषता में आता है सबसे पहले कि व्यक्ति की समानता पे अधिक बल देता है, ठीक है, धार्मिक स्वायत्तता की बात करता है, इच्छा की समान करता है, यानी व्यक्ति की इच्छा की जो है ये सम्मान करता है, व्यक्ति को विवेकशील मानता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व पर अधिक बल देता है। सेम एज जो मैंने आपको बताया था कि उदारवाद की क्या मुख्य विशेषताएं हैं, क्या मुख्य विचारधारा है, वही इसमें बेसिकली आएगा। उदारवाद के प्रकार की बात करें कि ये कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला
पारंपरिक या फिर क्लासिकल या अहस्तक्षेप या नकारात्मक या शास्त्रीय उदारवाद, ये सब एक ही नाम है। इसमें मेन थिंकर आते हैं जॉन लॉक, हर्ब्स और एडम स्मिथ। आधुनिक उदारवाद की बात करें तो इसमें जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन, ये इसके मेन थिंकर है। समकालीन उदारवाद की बात करें तो मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबर्ट नोजिक, ये इसके मेन थिंकर है। परंपरावादी उदारवाद, जिसे कि नकारात्मक स्वरूप भी कहा जाता है उदारवाद का, इसमें जो है ज़्यादा आज़ादी या स्वतंत्रता मिलने के कारण जो है इसे क्या कहा जाता है, नकारात्मक स्वतंत्रता या फिर नकारात्मक उदारवाद भी कहा जाता है। 16वीं शताब्दी में कम से कम शासन जिस राज्य में होता था उसे ही अच्छा शासन या फिर अच्छा राज्य माना जाता था। इसमें संपूर्ण स्वतंत्रता की बात होती है। प्राकृतिक अधिकार पर जो है सुरक्षा करने की बात की जाती है। प्राकृतिक अधिकार यानी जीवन जीने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, इनकी रक्षा करने की बात की जाती है। क्रांति का अधिकार जो है इसमें माना जाता है कि जैसे प्राकृतिक अधिकार की सुरक्षा की गई, ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि अगर उसकी रक्षा नहीं होती है तो इसमें हम जो है उसके लिए क्रांति भी कर सकते हैं। किससे? राज्य से। इसमें आता है फिर पॉइंट, व्यक्तिवाद पर बल दिया जाता है। इसमें जो है राज्य को बुरा और अच्छा दोनों माना गया है कि राज्य जो है अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, ठीक है। और इसमें उपयोगितावाद सिद्धांत की बात की जाती है, यानी व्यक्ति जानता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, उसके लिए उसके सुख के अकॉर्डिंग उसे जो है काम करना चाहिए जिससे उसको खुशी मिलती है, ठीक है। इसमें कहा जाता है कि व्यक्ति क्या है, एक बुद्धिमान प्राणी है, उसको पता है अपना हित और अहित, ठीक है, तो इसीलिए उसे अपने जो है सुख और जिसमें उसको खुशी मिले वही काम उसे जो है करना चाहिए। परंपरावादी उदारवाद में जो है आर्थिक उदारवाद की भी बात की जाती है, जैसे कि बाज़ार में इंटरफेयर ना करने की बात जो है की जाती है कि बाज़ार में जो है राज्य का हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, कि व्यक्ति जो है अपने आर्थिक मामलों के लिए जो है उसको खुली स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। राज्य का उसमें जो है बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अगर राज्य उसमें हस्तक्षेप करता है, ठीक है, तो ये क्या माना जाता है कि व्यक्ति के आर्थिक स्थिति के लिए जो है खतरा माना जाता है। वो कहते हैं कि इसमें जो है राज्य जो है केवल शासन का काम ही करेगा, बाज़ार में इंटरफेयर करने का या बाज़ार में हस्तक्षेप करने का कार्य नहीं कर सकता है। ये कहना है परंपरावादी उदारवाद वालों का। इसके एक थिंकर है हर्बर्ट, जो कहता है कि व्यक्ति अगर अपनी सहायता खुद कर पाता है, ठीक है, तो उसे जीवन जीने का अधिकार है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी खुद की सहायता खुद नहीं कर सकता उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है, उसका मर जाना ही बेहतर है। ये कहा जाता है कि इसमें परंपरावादी उदारवाद में, क्योंकि जो व्यक्ति जीवन में बोझ बना हुआ है, ठीक है, ना वो राज्य के काम आ रहा है ना वो खुद के काम आ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का कहता है कि मर जाना ही अच्छा है। ऐसा व्यक्ति का राज्य में रहना या फिर जीवित रहना के कोई जो है लाभ नहीं है। ये कहता है हर्बर्ट। परंपरावादी के जो विचारक हैं वो उनका कहना है, ठीक है। इसमें जो है इसमें पूंजीवाद को पर अधिक बल दिया जाता है, यानी पूंजीवाद की बात इसमें जो है की जाती है। इसमें जो है पूरी व्यवस्था किस पर आधारित है? बाज़ारी व्यवस्था पर आधारित है। अगला पॉइंट, इसमें जो है राजाओं की शक्ति को सीमित करने की बात की जाती है, ठीक है, कि राजाओं की जो जितनी भी शक्तियां हैं उसको इसमें सीमित कर दिया जाए। ये बात जो है परंपरावादी उदारवादी विचारधारा वाले व्यक्ति का मानना है। आधुनिक उदारवाद, जिसको कि है पॉजिटिव उदारवाद, यानी कि सकारात्मक स्वरूप भी माना जाता है उदारवाद का। इसकी शुरुआत जो है 19वीं शताब्दी में हुई, सन 1800 में। इसमें कहा जाता है कि जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पर सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, सहायता करनी चाहिए, क्योंकि इनका मानना है कि विकास के लिए जो है हस्तक्षेप करना या फिर सरकार का इंटरफेयर करना ज़रूरी है। इसमें जो है
व्यवस्था की शक्तियों पर सीमित रोक लगाने की बात की जाती है। एक नियंत्रण अर्थव्यवस्था की बात जो है इसमें की जाती है। इसमें जो है व्यक्तिवाद के साथ साथ सामाजिक उत्तरदायित्व को भी साथ में लेकर चला जाता है। और इसमें क्या कहा जाता है, साथ में सकारात्मक स्वतंत्रता की बात की जाती है कि जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पर सरकार हस्तक्षेप करेगा। जिन लोगों को ज़रूरत होगी उनकी सहायता जो है सरकार को करना पड़ेगा या करना चाहिए, ये इनका मानना है। ये साथ ही ये जो है पूंजीपतियों पर कर लगा कर उनको जो है समान रूप से बांटने की बात की जाती है और समानता देने की बात जो है इसमें की जाती है। ये जो है कल्याणकारी राज्य का सपोर्ट करते हैं ताकि जो है समाज को आगे बढ़ने में सहायता मिल सके। ये कहते हैं कि मांग और पूर्ति के लिए, जैसे मांग और पूर्ति के आधार पर मार्केट को चलते हुए छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उसमें जो है सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए, सरकार को आनी चाहिए ताकि सरकार जो है बाज़ार को अच्छे से देख सके और बाज़ार जो है और भी अच्छे तरीके से चल सके। जो लोग, जैसे कि कई बार क्या होता है, जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं, बाज़ार में मार्केट में कमज़ोर पड़ जाते हैं, उनको निकालने के बजाय उनको जो है बैंक द्वारा सहायता देनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो भी मार्केट में बने रह सके और राज्य का जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी हो सके और आर्थिक संसाधनों का जो है न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए। ये मानना है आधुनिक उदारवाद का। अब बात करते हैं समकालीन उदारवाद। समकालीन उदारवाद, इसकी जो डेफिनेशन है वो सेम एज परंपरागत विचारधारा जो थी, परंपरागत उदारवाद जो थी सेम उसकी तरह है। इनका भी मानना वही है कि खुली स्वतंत्रता देनी चाहिए, हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए सरकार की, ठीक है, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता की बात करते हैं और सरकार के हस्तक्षेप को जो है कम पसंद करते हैं। इसमें जो है स्वेच्छा की बात की जाती है, यानी कि हस्तक्षेप की बात की जाती है और मांग और पूर्ति के जो नियम हैं उनको ही अपनाने की बात करते हैं, ना कि सरकार के अकॉर्डिंग जो है मार्केट चले उनकी बात करते हैं ये लोग। इसके अंदर कुछ थिंकर्स भी आते हैं, जैसे कि हम बात कर लें, फ्रीडमैन जो है राज्य और सामाजिक कल्याणकारी कार्य के साथ साथ क्या करते हैं, बाज़ार में हस्तक्षेप करता है तो राज्य हमारी स्वतंत्रता को कम करता है। इनका कहना है कि अगर राज्य जो है समाज कल्याणकारी कार्य के नाम पर बाज़ार में हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है तो वो हमारे स्वतंत्रता को कम करता है, ठीक है, या फिर कम कर देता है, ये इनका कहना है। इसीलिए सरकार का हस्तक्षेप कम होना चाहिए। एक थिंकर है हायाक, जिनका कहना है कि राज्य और बाज़ार दोनों ही अगर मिल जाते हैं तो इनमें संघर्ष होना जो है निश्चित है, इसलिए दोनों को हमेशा ही अलग अलग छोड़ देना चाहिए, उनके स्थिति के अकॉर्डिंग उनको चलना चाहिए। अगले थिंकर हमारे कैंट, जिनका कहना है कि बाज़ार जो है वो इंडिपेंडेंट है, यानी वो जो है खुद में ही इतना काबिल है कि वो खुद चल सकता है, उसको किसी सरकार के द्वारा चलाने की ज़रूरत नहीं है, ये कहना है कैंट का। और इसमें जो है समकालीन उदारवाद में जो है आशावादी विचारधारा को नहीं माना जाता है, ठीक है, ये आशावादी विचारधारा नहीं होते। समकालीन उदारवाद के कुछ आलोचना भी की गई है कुछ विचारक द्वारा, ठीक है, जो कहते हैं कि इसमें जो है बाज़ार को नियमित होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कहते हैं कि जिनके पास संसाधन नहीं है उनको जो है देना चाहिए संसाधन, और इस विचारधारा को लोकतंत्र के लिए खतरा माना जाता है।